today we will discuss some basic terms है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। सही बच्चे नोट करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, बच्चों को दिखाई दे रहा है। जो बच्चे साइंस से आए हैं, जो आर्ट्स से आए हैं, उनके लिए ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो आजकल आप टीवी पर भी ऐड देखते होंगे। अकाउंटिंग बहुत इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, क्या है ये, रियली में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये तब तक रहेगा पृथ्वी पर जब तक इंसान रहेगा। अगर ये हम करें तो गलत नहीं करें भाई। सोचो, अकाउंटिंग फाइनेंस ये तो बिल्कुल वैसा कहा जाता है कि किसी मनुष्य के शरीर में अगर प्राण है ना तो कहते हैं जिंदा है, यानी ऑल एक्टिविटीज आर डन, वो सभी प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है। ठीक उसी तरह से अगर एक बिजनेस में क्या है, मनी है, फाइनेंस है, तो वो एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन उसका बढ़ाने के देखो, बहुत हम लोग अपने गली मोहल्ले में पास पड़ोस में भी देखते होंगे, बहुत रिचेस्ट पर्सन है, बहुत पैसा है उसके पास में, लेकिन उसको उस पैसे का यूटिलाइजेशन पता ही नहीं है, वो और ज्यादा बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा रहना ही सिर्फ काफी नहीं है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन भी सही से सही दिशा में होनी चाहिए। ये चीज मुझे फाइनेंस बताता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे बच्चे कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। नहीं सर, किसी भी सामान को खरीद बिक्री जो होता है वही तो बिजनेस है। बात सही है कि यहाँ पर दो वर्ड को याद रखना है कि बिजनेस का मतलब यहाँ पर सिर्फ कहता है कि परचेज एंड सेल्स बिटवीन, क्या सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी भी वस्तु, संपत्ति या यानी कैश, गुड्स एंड एसेट्स एक्सचेंज करे, जो एक्सचेंज करेगा उसी को हम लोग बिजनेस कहेंगे। ठीक है, अब सवाल यहाँ उठता है कि इसमें दो ही पार्टी होता है जनरली। वन पर्सन इज कॉल्ड परचेजर, अनदर पर्सन इज कॉल्ड क्या, सेलर। परचेजर, जो पर्सन परचेज करता है उसको हम क्या कहते हैं, परचेजर कहते हैं। और जो पर्सन क्या करता है, अब कोई दुकान है वो तो सामान बेचेगा ना, तो बेचेगा तभी जब उसके पास सामान आएगा, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से परचेज करेगा। तो यहाँ पर एक ट्रैक भी बताया गया है कि आपको पहले तो मैन्युफैक्चरर, जो कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, फिर उसके बाद आता है होलसेलर, जो बल्क में सामान क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है। फिर परचेजर, ये होलसेलर के बाद क्या होगा, रिटेलर, और रिटेलर के बाद क्या होगा, कंज्यूमर यानी कस्टमर्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मरता तो कस्टमर है। ठीक है, जो भी ऊपर से जो भी बढ़ता है फरमान आता है, अभी जीएसटी का आ गया, टैक्स का आ गया, तो उसका अल्टीमेटली जब आप सोचोगे ना तो बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, तो इसमें तो बिजनेस का मतलब समझ में आया। जैसे आप कहते हैं ना कि गेहूं का व्यापारी है, गेहूं का वो क्या करता है, गेहूं का खरीद बिक्री करता है। नाला रोड में फर्नीचर का है ना, तो वो फर्नीचर का क्या है, फर्नीचर मार्ट बिजनेस है, वो दुकान है। ठीक है, अब इसको अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो फिर आप थ्री टाइप्स ऑफ क्या बिजनेस का जो साइज होता है वो तीन ही प्रकार का होता है, क्योंकि हम आपको इनिशियल पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग का पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। कौन सा कंसर्न, सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप, दोनों वर्ड कर सकते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी जिस बिजनेस का ओनर एज वेल एज सर्वेंट, मतलब मालिक भी वही है, नौकर भी वही है, दुकान में झाड़ू भी वही लगाएगा और दुकान का पूरा प्रॉफिट होगा तो वही लेगा, तो उस बिजनेस को क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ में आया, जिस बिजनेस का ओनर एज वेल एज सर्वेंट ओनली वन पर्सन हो, मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट मैटर, लेकिन एक व्यक्ति को। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक से दो हो गया वो बिजनेस हो गया पार्टनरशिप। वहां पर आ जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, वो डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स
who have agreed to share the profit, जो तैयार हुआ है प्रॉफिट कमाने के लिए, who have agreed to share the profit of a business carried on by all, या तो सब करे या एक्टिंग फॉर, क्या या तो सब करे या सबों की ओर से कोई, तो उस बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। जैसे एक से दो हो जाता है, एक हुआ प्रोप्राइटरशिप, एक से ज्यादा दो हो गया पार्टनरशिप, लेकिन उस पार्टनरशिप की भी लिमिटेशन है, उसका भी लिमिट है कि इतना तक पार्टनर रहेगा तो वो फिर पार्टनरशिप पे जाएगा, अदरवाइज वो कहाँ चला जाएगा, कंपनी का रूप ले लेगा। तो बच्चे वो कंपनी का रूप जब लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि एक कंपनी का रूप लेने के लिए बेसिकली मोर देन 50%, अगर 50 से ज्यादा व्यक्ति हो गया तो किसका रूप ले लेगा, कंपनी का रूप ले लेगा। तो याद रखना है वहां पर आप क्या कहता है कि ये मैक्सिमम जो लिमिट हो गया नंबर ऑफ पार्टनर, ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता है, ये कौन कहता है, कंपनी है, जो भी अमेंडमेंट हुआ 2030, वो कहता है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 व्यक्ति होनी चाहिए, है ना, और अधिक से अधिक 50 से ज्यादा होगा वो किसका रूप ले लेगा। और जब तीनों बिजनेस, तीनों समझ में आया, कंपनी इज एन इंटेंजिबल पर्सन, कंपनी भी क्या है एक प्रकार का इंटेंजिबल पर्सन है, वो आप जो काम कर सकते हो वो सारा काम कंपनी कर सकता है, बट अंदर क्या अंतर क्या है, आपको दिखाई देता है, आप दिखाई दे सकते हो लेकिन सबको दिखाई नहीं देता। आप किसी के ऊपर में क्लेम कर सकते हो, कंपनी भी किसी दूसरे के ऊपर में क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो कंपनी होता है शेयर कैपिटल। अब जब कैपिटल की पॉइंट आएगी या बात आएगी बेसिक टर्म में, देखो अगर सिर्फ कैपिटल लिखते हैं बच्चे तो ये किसका हो जाएगा, सोल ट्रेडिंग का। लेकिन अगर यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं तो यह पार्टनरशिप बिजनेस का हो गया। लेकिन जब कंपनी की बात करेंगे तो वहां पर शेयर कैपिटल, तो पीजीडीएम वाले बच्चे देखेंगे क्या, सही बच्चे देखोगे इसको समझ लोगे, ठीक है। कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बीबीएम और बीकॉम में तो बेसिकली हालांकि बीकॉम में कंपनी भी पढ़ना है आपको, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल भी हो जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस जब पढ़ेंगे फॉर्म पढ़ेंगे, नहीं कहते हैं ए बी सी आर पार्टनर इन अ फॉर्म, यानी तीनों को मिला दो। फर्म का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि कंबाइंडली और ज्वाइंटली, जब पार्टनर को हम लोग मिला देते हैं, जैसे एबीसी हो गया, तो वो तीनों को अगर मिला दो तो किसका रूप ले लिया, फर्म का। और इंडिविजुअली इज कॉल्ड पार्टनर, जैसे ए क्या हो गया, पार्टनर हो गया, बी क्या हो गया, पार्टनर हो गया, सी क्या हो गया, पार्टनर हो गया। लेकिन जब तीनों को इकट्ठा कहोगे तो क्या कहोगे, फर्म। सबसे क्लियर हुआ कि पार्टनर और फर्म में क्या डिफरेंसेस है, ओके। तो फर्म प्रॉफिट लॉस कौन फाइंड आउट करता है, फर्म, पार्टनर नहीं, फर्म करता है। ठीक उसी तरह से अगर एक दुकान हम खोले हैं तो हम उस दुकान का प्रॉफिट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो पहला बेसिक टर्म यहाँ पर यह है कि हु इज द ओनर, है ना, या व्हाट डू यू मीन बाय प्रोप्राइटर। तो 3 वर्ड है, या तो ओनर कहो, या तो प्रोप्राइटर कहो, या तो क्या कहो, तीनों वर्ड सेम है। तो जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करेगा, सिंपल समझ लो, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोप्राइटर कहेंगे या ओनर कहेंगे या बिजनेसमैन कहेंगे। जैसे नाला रोड में है ना फर्नीचर का दुकान, उसका कोई आदमी तो कर रहा होगा ना, तो उस बिजनेस को करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, बिजनेस करने वाले व्यक्ति को हम लोग बिजनेसमैन कहेंगे, ठीक है। अब सवाल है कि एक है तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो गया, 2 हो गया तो पार्टनरशिप हो गया, और वो 50 से क्रॉस कर गया हो जाएगा। समझ में आया। तो एक ओनर या प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन के द्वारा जो भी अमाउंट उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया, वही उस बिजनेस के लिए, वही अमाउंट उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, बोलो, कैपिटल कहलाएगा, पूंजी। समझ में आया कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी बिजनेसमैन के द्वारा उस बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, या 3 वर्ड है बच्चे, वो 3 चीज से स्टार्ट कर सकता है, या तो मनी से यानी कैश से, या सामान से भी कर सकता है, गुड्स से, या एसेट्स यानी संपत्ति से। यस या नो, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्टेड, जैसे कहते हैं गुड्स, एक ट्रांजेक्शन इस तरह से आपको, आप लोग भी पढ़े होंगे बच्चे, तो बच्चे कॉमर्स पढ़ के आए हैं कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड एसेट्स इज रुपीज। एक ट्रांजेक्शन है किस तरह से, आपको देखिए, राम स्टार्टेड, दिखाई दे रहा सही बच्चे को, स्टार्टेड, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश
गुड्स एंड एसेट्स, यानी एंड फर्नीचर कर दो ना, एसेट हो गया, एंड फर्नीचर इज रुपीज 1,00,000, फिर हो जाएगा रुपीज कितना 2,00,000, एंड रुपीज कितना और सेंटेंस Ram is called proprietor. क्या अच्छा गाँव से कौन सब बिलोंग, बहुत सारे बच्चे तो शहर में ही रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे गाँव से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो बच्चे बाहर से आए हैं। देखो मौसम में रहता है कीड़ा के बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है नाम, तो प्राइटर से लिखा हुआ है PRO, है ना, कभी देखे हो ऐसे भी पटना शहर में भी, यहाँ पर भी अगर जो कोई मान लो छोटा सा कोई दुकान खोला हुआ है, स्टेशनरी का दुकान खोला हुआ है, उसके बोर्ड के ऊपर में क्या लिखा हुआ है मिलेगा ऐसे। तो दिलीप कुमार इज कॉल्ड क्या, उस दुकान का जो मालिक है वो कौन है, बट वो था सेपरेट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग का पहला ही कॉन्सेप्ट है बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, और वो इंटिटी कॉन्सेप्ट में कहता है कि एक बिजनेस और बिजनेसमैन, जैसे गंगा नदी में ना दो छोर है ना, वही दो छोर है, दोनों अलग अलग है, यानी एक आकाश है दूसरा पाताल है, एक उत्तर है दूसरा दक्षिण है, एक वेस्ट है दूसरा क्या है ईस्ट है। अगर ये दोनों मिल गया, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों मिल गया, तो कभी भी उस बिजनेस का नेट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं होगा। और बिजनेस का तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है टू फाइंड आउट द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यस या नो। पहला ही उद्देश्य है बिजनेस का कि यहाँ बिजनेसमैन नहीं, इसका उद्देश्य है, बिजनेस का ऑब्जेक्ट है कि जो आप कर रहे हो बिजनेस, उस बिजनेस का नेट रिजल्ट क्या हुआ अकाउंटिंग ईयर के। अब यहाँ पर भी अकाउंटिंग ईयर बार बार हम मैंने वर्ड यूज करेंगे बच्चे। अब इसमें भी पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आ गया। एक कॉन्सेप्ट तो ये बताया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, बोथ आर सेपरेट, और दूसरा है कि ईच एंड एवरी बिजनेस को अपने अकाउंटिंग ईयर एज्यूम करना नेसेसरी। अगर वो एज्यूम नहीं करता है तो उसके डेटा को वैलिड नहीं माना जाएगा, इनवैलिड कर देगा उसको कोर्ट। बात समझ में आ रहा है। आप डेटा रिप्रेजेंट करोगे ना, देखते हो कहता है कि हमको बिजनेस का लोन चाहिए, बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो कहेगा ना आपका बैलेंस शीट क्या है, आप बना के लाए हो, आपको क्या काम करना है, आप क्या माइंड से अभी जाओगे। वो अभी आया था बिहार सरकार का, नहीं आया था ये जो 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया आप ले सकते हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए, तो आप उसको बना के दिखाओगे ना कि हाँ हम 10 लाख रुपया आपसे लेना चाहेंगे और उस 10 लाख से हम ये काम करने वाले हैं। आपको प्रपोजल दिखाना पड़ेगा, तभी आपका लोन क्या होगा, पास होगा, अदरवाइज आपका लोन पास नहीं होगा। पैसा है सबको देगा वो, लेकिन उन्हीं को जो उसके पास उसका प्रपोजल उसके ठीक बैठेगा उसी को वो देगा। देखो कोई अपने सपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, बताओ कोई चाहेगा मेरा पैसा डूब जाए, कोई नहीं चाहेगा। बात आया समझ में। तो दो वर्ड, एक तो बिजनेस और दूसरा क्या बिजनेसमैन। और एक बिजनेसमैन के द्वारा जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, जो भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, देखो तो फर्स्ट पॉइंट कैपिटल, हेडिंग लिख देना बेसिक अकाउंटिंग टर्म। एसेट्स एंड लायबिलिटी में तो वही है कि बच्चे आपको एक मतलब डेबिट बैलेंस है तो दूसरा क्रेडिट बैलेंस है, वही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आकाश पाताल, ठीक है। एक गर्त में गया है नीचे चले जाइएगा आप। लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो अमाउंट मुझे पे करना है, सवाल ये नहीं है कि आज पे करना है कि 10 दिन के बाद पे करना है, कि पे करना है, वो किसके सिंपल सेंटेंस में समझ लेना कि जो अमाउंट आपको पे करना है वो लायबिलिटी के आता है, ठीक है। और ये टाई हम पहने हुए हैं, ये क्या है, आई कार्ड, तो ये इसमें मेरा ऑनरशिप है, मालिकाना हक है, ठीक है। तो ये सब पहने हुए हैं, ये क्या हुआ, कॉल्ड एसेट्स, ये मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स। तो लायबिलिटी का मतलब होता है कि पेमेंट करना है, बट एसेट्स पर क्या होता है, ओनरशिप होता है, ठीक है। एक लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो एसेट्स क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है।
लायबिलिटी बैलेंस शीट पे लेफ्ट हैंड साइड, जबकि एसेट्स बैलेंस शीट पे राइट हैंड साइड। बता दिया? तो आप वही आकाश पता याद रखिए, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चे, कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड, the amount invested by the proprietor the business the prices बराबर। business enterprise prices SPS, the amount invested by the proprietor into the business enterprise called कैपिटल का मतलब वो हुआ कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस में क्या करता है, अमाउंट इन्वेस्ट करता है, वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट बिजनेस के लिए क्या करेगा। इन अदर वर्ड्स कैपिटल इज द, उसी में इन अदर वर्ड्स कैपिटल इज द excess of excess EXCSS ज्यादा, capital is the excess of assets over liabilities। excess मतलब ज्यादा over liabilities। ये पॉइंट समझ में आया? Yes sir। 10 नीचे में कैपिटल इक्वल टू, ऐसे फॉर्मूला से भी आप इसको समझ सकते हो, एसेट्स माइनस क्या, लायबिलिटी। इसी को लैंग्वेज में आपको लिखवाएं। देखिए कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस, अगर मान लो 10 रुपया आपका एसेट्स है, 2 रुपया लायबिलिटी है, तो इसका मतलब कैपिटल कितना हो जाएगा, समझ में आया? तो 3 वर्ड को समझना है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग चैप्टर 5 जो पढ़े थे, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पढ़ाएंगे एसेट्स इक्वल टू, फॉर्मूला ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या, लायबिलिटी। ये मेन फॉर्मूला है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो जब हमको कैपिटल की जानकारी लेना रहेगा तो नहीं लिख सकते एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर मुझे लायबिलिटी पता करना रहेगा क्या लिखेंगे, एसेट्स माइनस कैपिटल। पता है समझ में, मैथमेटिकली। तो कैपिटल का मतलब जो मीनिंग कहता है वो यही कहता है कि किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा, किसी भी ओनर के द्वारा, किसी भी प्रोप्राइटर के द्वारा जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, वही इन्वेस्टेड अमाउंट क्या कहलाएगा उस बिजनेस के लिए। अभी एग्जांपल दिए थे, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इज ₹5 लाख। लिख लो, एक एग्जांपल लिख लो, राम स्टार्टेड बिजनेस देख रही है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो ये टर्म समझ में आ गया बच्चे आप लोगों को कि बिजनेसमैन और कैपिटल का यहाँ समझ में आ गया? तो दिक्कत, टाइप्स ऑफ कैपिटल याद रहे बच्चे, उसमें ट्रेडिंग कंपनी आपको पढ़ा रहे हैं, पार्टनरशिप और कंपनी नहीं पढ़ा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल, there are 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल 2 प्रकार के होते हैं। There are 2 types of capital। फिर से क्लियर कर रहे हैं,
जहाँ टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल नहीं, सिर्फ टाइप्स ऑफ क्या कैपिटल, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अगर जिसका एबीसीडी क्लियर होगा वही तो सेंटेंस बनाएगा ना। तो पहले हम लोग एबीसीडी सीख रहे हैं, ठीक है। और निश्चित रूप से डे टू डे अगर क्लास कीजिएगा निश्चित रूप से आपका समय पर होगा कंप्लीट। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। फर्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल, सभी बच्चे लिखेंगे फिक्स्ड कैपिटल। और अनदर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। क्या कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बताइएगा, ठीक है। फिक्स कैपिटल एंड क्या वर्किंग कैपिटल। अब देखो जरा सोचो, आप बताओ, अगर आपको 5 लाख रुपया दे दी जाए और कहा जाए आपको बिजनेस करने के लिए, तो आपको याद रखना है कि उस 5 लाख से आप क्या करोगे। या तो हम बैंक में रखें, तो बैंक में रखेंगे तो उससे 5-10% देगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। 8 लाख का अगर जितना अगर अच्छा, बैंक में रख करके तब काम करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या काम करेंगे आप बताओ, आप बैठो बताइए, बताइए। बिजनेस में बिजनेस को जज करेंगे ना, टर्मिनल मान लिया प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, तो आप उसमें देखोगे ना, जज करोगे ना कि किस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मुझे मिल रहा है। मेरा वो टॉपिक नहीं था, मेरा ये कहना था कि अगर 5 लाख रुपया मुझे मिल गया बिजनेस करने के लिए, तो हम इस पैसे का जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम पार्ट यानी 60 to 70% किसमें इन्वेस्ट करेंगे, मेरा ये क्वेश्चन, ठीक है। और 40% किसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये तो मार्केटिंग है, ये तो मार्केट में रहेगा। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल, सर्कुलेटिंग, इधर चक्कर काटता रहता है वो, इसलिए इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। तो वो तो पैसा डूब भी सकता है ना। तो मैक्सिमम पार्ट जो है जो इसमें नहीं लगा करके हम इसमें लगाएंगे, ताकि अगर ये मेरा डूब भी जाएगा तो हम इसको रीसेल करके हम फिर से बिजनेस क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। फिक्स का मतलब क्या, द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ क्या, फिक्स्ड एसेट, यानी कैपिटल का वो पार्ट जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग एसेट्स को, एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। देखो, फिक्स कैपिटल, द अमाउंट स्पेंड the amount spent on the purchase of fixed assets is called fixed capital. The amount spent on the purchase of fixed assets called fixed capital. For example, purchase of land, building, machinery, furniture,
इट इज। समझ में आया? ये सब फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब उसका लिखिए वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज working capital is also known as working capital is also known as circulating capital. Circulating, CIRCULATING. CIRCULATING. Circulating capital. It is the excess of excess of excess of asset current assets over current liabilities. Over current liabilities. तो इसको फॉर्मूला से भी हम लोग क्लियर करेंगे। ये फाइनेंस में आप लोग को पढ़ना बच्चे पीसीपीएम में, ये चैप्टर ही है एक अलग, इसलिए इसको बेसिक याद रखना है। देखिए वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 10 करके लिख दीजिएगा, 10 वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला हो गया। नोट करके लिखो तो एनओटी नोट नीचे में करंट एसेट्स। Current assets are those assets. Current assets are those assets which are converted, into cash, or cash equivalent. हम चेक में कर देते और कैश इक्विवेलेंट CQUI। इक्विवेलेंट मतलब क्या? बराबर। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं कहते हैं कि अरे सोल्ड गुड्स टू राम, तो राम को सामान बेच दिए, है ना, किसमें? चेक। अब राम से क्या प्राप्त कर रहे हैं? चेक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चेक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो वो भी कैश या कैश से क्या होगा? बराबर। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, देखते करते हैं। ठीक है, कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है, मतलब गूगल पे कर दीजिए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? कैश इक्विवेलेंट ही तो कहेंगे ना। ठीक है, ओके, पढ़िए देखो सेंटेंस। विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, यहाँ एक टर्म इसको याद रखना है, विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। अब अकाउंटिंग ईयर विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, इसको अंडरलाइन कर लो, विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। विद इन मतलब आप वैसे नहीं लिखो, साथ साथ लिखो। ठीक होगा जी, ये दोनों तो अलग अलग लिखी है, अब ठीक कर। हाँ हाँ, तो जो एज्यूम करते हो गवर्नमेंट सेक्टर है तो जनरली कैलेंडर ईयर एज्यूम करते हैं, और जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर जितना भी है वो आपको फाइनेंशियल ईयर करते हैं। और इट इज फाइनेंशियल ईयर मींस इट इज स्टार्टेड फ्रॉम क्या? 1 जन टू नहीं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये हो जाएगा आपका क्या? फाइनेंशियल ईयर। और
ये होगा कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो जो भी हो, ये तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ही कहता है कि ईच एंड एवरी बिजनेस को कोई ना कोई एक पीरियड क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना ही पड़ेगा। चाहे वो क्वार्टरली करे, चाहे वो मंथली करे, चाहे वो हाफ ईयरली करे, चाहे वो ईयरली करे, बट नॉट अ मोर देन अ ईयर। वो एक साल से ज्यादा का ईयर एज्यूम नहीं कर सकता है। मैक्सिमम एक 12 मंथ हुआ, ठीक है। हाँ, उसके पहले आप वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, है ना, मंथली को कर सकता है। तो उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर में उसको क्या कर लेगा, कैश में कन्वर्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल लिखिए तो, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब कैश, बच्चे याद रखना, कैश इन हैंड मतलब कैश। फिर लिखो कैश एट बैंक, यानी बैंक। फिर आपका हो जाएगा डेटर, क्या होगा ये, डेटर्स। रिपीट अगेन, डेटर्स। बी साइलेंट होता है, डेप्टर मत बोल देना, डेटर्स। हाँ, फिर लिखो बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बीआर कहते हैं, बिल रिसीवेबल। स्टॉक, ये सब करंट एसेट्स है बच्चे। फिर आपका हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ, एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब जो खर्च अभी हुआ नहीं है। हाँ, मकान मालिक को, पटना में तो मकान मालिक सब ऐसे ही खरीद देता है ना, रहने का देता है, लेकिन अगर एडवांस किराया दे दो तो तब मगर वो खुश हुआ नहीं। ऐसा जनरली हम लोग भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, एडवांस का मतलब प्रीपेड। अब इसको दोनों वर्ड को अलग अलग पढ़ लो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो सारा खर्च खर्च था, लेकिन बिजनेस ने उसको क्या कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया। जैसे रेंट पेमेंट करना था 12 मंथ, मतलब अकाउंटिंग ईयर हम एज्यूम कर रहे हैं 12 मंथ का, तो रेंट पे करना था 12 मंथ, लेकिन पे कर दिया 15 मंथ। तो 3 मंथ का एक्स्ट्रा पेमेंट किया ना, जिसको नेट रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहता है और वो तो पेमेंट किया है 15 महीना का, तो 3 महीना का तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, तो कभी भी उस बिजनेस का नेट रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। ये सब जो कसरत है, दिमागी कसरत है, ये सब नेट रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए है, ठीक है। आप बिजनेस का नेट रिजल्ट तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आप 12 मंथ का एज्यूम किए हो, तो 12 मंथ से ही रिलेटेड होनी चाहिए, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। अगर कम कर दिए तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, वो लायबिलिटी हो जाएगा आपकी, करंट लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट अक्रूड इनकम। अक्रूड, ACCRUED, अक्रूड इनकम, और इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं बच्चे। अक्रूड इनकम, और ये हो सकता है कि हम अगर 3 महीना का पेमेंट नहीं किए तो वो भी तो 3 महीना का नहीं किया। एक के लिए रिसीव तो दूसरे के लिए क्या होगा, जैसे आपको मकान लगा दिए किराए पर, आप मेरे रेंटर हैं, तो आप अगर आपको हम 10 महीना का क्या किए, एडवांस रेंटर है आपको, तो आप हमको 10 महीना का रेंट एडवांस कर, तो हम भी तो 10 महीना का एडवांस ये, तो मेरे लिए जो एडवांस हम लिए हो जाएगा अक्रूड क्या, ये। हाँ, तो एडवांस में हम जो ले लिए वो आपका क्या हो जाएगा, नहीं, ऑनर इनकम में आ जाता है। ये देखो, आप 2 महीना का रेंट पेमेंट नहीं किए, ऐसा समझो, आप कितना महीना का रेंट पेमेंट नहीं किए, अभी तो 2 महीना का है, तो वो सारा इनकम जो बिजनेस अकाउंटिंग ईयर से क्या था, रिलेटेड था, लेकिन बिजनेस ने उसको रिसीव नहीं किया, वही हुआ। ठीक है, और आपके लिए हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको पे करना था, आपने पे नहीं किए, तो आपके लिए हो गया आउटस्टैंडिंग, तो मतलब लायबिलिटी। तो आपके लिए लायबिलिटी, मेरे लिए क्या, एसेट्स, कि मुझे लेना था, हम पैसा नहीं लिए, पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, वहां से इंटरेस्ट मिलेगा ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो लेना था 12 महीना का इंटरेस्ट, लेकिन बैंक ने क्या किया, 10 ही महीना का इंटरेस्ट दिया, तो 2 महीना का तो नहीं दिया, वही हो जाता है आउटस्टैंडिंग या अक्रूड। समझ में आया, फिर से रिपीट करें। अक्रूड इनकम का मतलब वो सारा इनकम जो बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो, लेकिन बिजनेस ने उसको रिसीव नहीं किया। सिंपल सोच लो, वही होता है आउटस्टैंडिंग इनकम या क्या, अक्रूड इनकम। ठीक है, कितना वर्ड हुआ उसमें,
और सब सुनेंगे, इस चीज को याद करके आना है। याद मतलब क्या, 5-7 10 का पढ़ लेना है। लेकिन फिर आपसे हम खास करके पीजीडीएम वाले बच्चे, फिर ऐसा होगा कि हम बैठ जाएंगे आपको कहीं पढ़ाने के लिए, इसलिए कोई इस हिसाब से पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, देखो करंट लायबिलिटीज, तो ये दो वर्ड क्लियर हो जाएगा तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are repaid. Current liabilities are those liabilities which are repaid before one accounting year. Repaid. Repaid इसलिए वर्ड लगाता है कि पहले लायबिलिटी क्रिएट हुआ होगा तभी तो उसको पेमेंट करेंगे ना, ठीक है। तो वो सारा धन, वो सारा अमाउंट जिसको वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर में क्या करना हो, पे करना हो। पता है समझ में? Current liability are those liability which are repaid before one accounting year. क्या within क्या, one accounting year. Current liabilities are those liabilities which are repaid before one accounting year. नहीं, तो वो तो फिर लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। वो जैसे ही वन अकाउंटिंग ईयर क्रॉस कर गया तो वो फिक्स लायबिलिटी में चला जाएगा बच्चे, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में चला जाएगा। देखो पे तो करना ही है, अब पे करना है तो दो तरह से, या तो अकाउंटिंग ईयर के अंदर में पेमेंट करना है या अकाउंटिंग ईयर के बाहर पेमेंट करना है। तो बाहर पेमेंट करना है मतलब आफ्टर, आफ्टर हो गया तो वो लॉन्ग टर्म में चला गया, और जैसे बिफोर हो गया तो वो शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, यानी करेंट लायबिलिटी आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखो, क्रेडिटर्स, outstanding expenses, creditors, outstanding expenses, अब लिख देगा आउटस्टैंडिंग रेंट, तो मतलब क्या हुआ, बकाया रेंट ड्यू है, उसको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस का शॉर्ट फॉर्म ऐसे EXPS, एक्सपेंसेस का शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद बिल्स पेबल, कोई भी बिल भुगतान करना है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का बिल्स पेबल। उसके बाद अब आ गया तुमको क्या, वो वाला जो बताए थे, अनअर्न या इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन, रिसीव का शॉर्ट फॉर्म RECD, हाँ, इनकम रिसीव इन एडवांस। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, और भी बहुत सारा है, ठीक है, ETC। ओके, तो बच्चे आज हम लोग क्या डिस्कशन किए, ओवरड्राफ्ट होता है एक्सेस, जब अमाउंट क्या करता है विथड्रॉ कर लेता है बैंक से, ठीक है। तो बैंक को लौटाना है ना पैसा। अब कहोगे बैंक तो इतना पूर्वक नहीं है कि ज्यादा पैसा दे देगा, नहीं, कभी कभी अपने वैल्यूएबल कस्टमर को वो इस तरह का प्रेफरेंस देता है कि आप लेकर के जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैल्यूएबल कस्टमर क्योंकि FD है, अब उस कस्टमर का FD है बैंक में, तो कस्टमर जाएगा कहाँ से, कभी ना कभी तो FD करने आएगा ही, पैसा काट लेंगे। अभी अगर क्रेडिट कार्ड आपको अलाउ कर देता है सिंपल, तो आप बैंक को पैसा तो नहीं दिए हो, लेकिन लिमिट दे दिया 50,000 का, तो क्या हुआ, वो ओवरड्राफ्ट नहीं हो गया, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट का मीनिंग ही होता है कि जो एक्सेस अमाउंट आपने क्या किए, ड्रॉ कर दिए। आप कर सकते हैं, ये नहीं मतलब कर सकते, आपको लिमिट करके, ठीक है, एक्स्ट्रा, क्योंकि पैसा तो अभी आपसे लेगा नहीं, बड़ा 50 दिन का टाइम हम आपको दे रहे हैं, बिल जनरेट होगा। ऐसा होता है, क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, नहीं सर, वो मत करना,
ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank